आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गुजरात के सूरत में फायर डिपार्टमेंट के तेज एक्शन के साथ रेस्क्यू की भी है। देखिए ये तस्वीरें सूरत के वराछा इलाके की हैं, जहां फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल एक रिहायशी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर 2 साल की एक बच्ची ने खेलते हुए दरवाजा बंद कर लिया था। बच्ची अंदर फंसने की बात रो रही थी, जबकि माता पिता घर के बाहर परेशान थे। इस मामले की जानकारी फायर डिपार्टमेंट को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने दरवाजा तोड़ते हुए महज 5 मिनट के अंदर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। फायर डिपार्टमेंट की इस तेज कार्रवाई को लेकर मौके पर मौजूद लोग तारीफ करते नजर आए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है। यहाँ के सहदेव नगर इलाके में एक बच्चा अपने गार्जियन के साथ कहीं जाते हुए दिख रहा है। इसी बीच एक घर की पहली मंजिल की गैलरी में एक बच्चा आता है। वो उन दोनों को जाते हुए देखता है और गैलरी की रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आता है। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद तेजी से अगल बगल के लोग मौके पर पहुंचते हैं और बच्चे को उठाकर परिवार वाले को सौंप देते हैं। इस पूरी घटना में सबसे राहत और खुशी की बात यह है कि बच्चा सुरक्षित है। यूपी के बांदा जिले में रंग बिरंगे गुब्बारों और कार्टून कैरेक्टर वाले पेंटिंग से सजे कमरे में खिलौने से खेलते बच्चे और मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी। दरअसल महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी पर होने के चलते उन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं रहे। इसके लिए एसपी के निर्देश पर पुलिस लाइन केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां खिलौने से लेकर खाने पीने के सामान और बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ बच्चों की देखरेख के लिए महिला केयर टेकर भी रखी गई है, जो उनका हर तरह से पूरा ख्याल रखती है। इसके चलते अब महिला पुलिसकर्मी यहाँ अपने बच्चों को छोड़ जाती है और फिर निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी पर जाती हैं। ये केयर सेंटर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी महिला एएसपी मेवी स्टॉक को सौंपी गई है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को जयपुर के एक जाने माने कलाकार ने अपने अंदाज में नमन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ही मैन को अपनी कला के जरिए शानदार रूप से उकेर रहे हैं। मूर्तिकार पंकज भार्गव ने धर्मेंद्र का एक भव्य रिलीफ स्टैच्यू तैयार किया है, जिसे 8 इंच ऊंचे उभार के साथ क्ले में गढ़ा गया है। इसके बाद इसे मेटल कास्टिंग के जरिए स्थायी करने में जुटे हैं, ताकि ये कलाकृति यादगार बनी रहे। वाटरप्रूफ प्लाई और विशेष तकनीकों के साथ तैयार किया गया ये रिलीफ वर्क न सिर्फ तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी समृद्ध है। इसमें पंकज ने धर्मेंद्र के व्यक्तित्व की उन महीन रेखाओं, भावों और अदाओं को घेरा है, जिन्हें देखकर लोग दर्शकों तक मंत्रमुग्ध होते रह सकें। चलिए अब बात करते हैं एंटी ड्रोन व्हीकल इंद्रजाल रेंजर की। इंद्रजाल रेंजर नाम के इस सिस्टम को एआई से लैस किया गया है। इसे खास तौर पर ड्रोन से होने वाली घुसपैठ, हथियार और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि दुश्मन ड्रोन को चलते फिरते ही पकड़ने, ट्रैक करने और खत्म करने की क्षमता रखता है। इंद्रजाल रेंजर का लक्ष्य है आसमान से आने वाली हर धमकी को जमीन पर उतरने से पहले ही खत्म करना, और ये भारत की एंटी ड्रोन क्षमता में एक ऐतिहासिक छलांग साबित हो सकता है। हिंदुस्तान के सरहद वाले इलाकों में आए दिन खुफिया और तस्करी करने वाले ड्रोन देखने को मिल जाते हैं। खासतौर से पाकिस्तान से सटे पंजाब में ये घटनाएं आम हैं। लेकिन अब दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत को एक नया ब्रह्मास्त्र मिल गया है, जिसका नाम है एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। बॉर्डर पर दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने इंद्रजाल रेंजर नाम की एक काउंटर ड्रोन कार लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की पहली ऐसी व्हीकल है जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते वक्त भी दुश्मन ड्रोन को मार गिरा सकती है। इंद्रजाल रेंजर नाम के इस सिस्टम को एआई से लैस किया गया है। इससे खासतौर पर ड्रोन से होने वाली घुसपैठ, हथियार और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। एक काउंटर ड्रोन व्हीकल सिस्टम है जो गाड़ी में चलते हुए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस कंपनी का दावा है, जो हैदराबाद में जिस कंपनी ने इसे तैयार किया है, उनका कहना है कि ये 10 किलोमीटर की रेंज में चलती हुई गाड़ी में ये सिस्टम एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले जो ड्रोन हैं उनको जैम कर सकता है, साथ ही उनको सॉफ्ट और हार्ड किल भी कर सकता है। ट्रायल के दौरान इस सिस्टम ने 140 से ज़्यादा ड्रोन का पता लगाया और उसमें 40 को मार गिराया।
इस वक्त जब देश और दुनिया में लगातार ड्रोन के खतरे बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने गुजरात से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरहद पर एक समय में सैकड़ों ड्रोन भारत के खिलाफ छोड़े थे। उस दौरान सेनाओं को, सुरक्षा बलों को इस तरह की काउंटर ड्रोन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी थी। अभी तक ज़्यादातर जो सिस्टम है वो स्टैटिक है, इनकी एक जगह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहली बार हैदराबाद की इस कंपनी ने इंद्रजाल नाम से जो काउंटर ड्रोन व्हीकल सिस्टम बनाया है, वो चलती हुई गाड़ी यानी कि मूवमेंट के साथ 10 किलोमीटर की रेंज में आने वाली जो अलग अलग दिशाओं से ड्रोन है उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। ग्रीन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने इस एंटी ड्रोन कार को लॉन्च करने से पहले पंजाब से सटे बॉर्डर पर ट्रायल कर अपनी क्षमताओं का सफल प्रदर्शन भी किया। ट्रायल के दौरान इंद्रजाल रेंजर ने 6 दिनों में 140 ड्रोन को डिटेक्ट किया और 40 को मार गिराया। इन ड्रोन्स में पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग की साजिश रची गई थी। इंद्रजाल के फाउंडर और सीईओ किरण राजू ने कहा कि भारत अब एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा है जो पैदल नहीं बल्कि हवा में उड़कर सीमा पार करता है। तस्कर अब बॉर्डर पैदल पार नहीं करते बल्कि मिनटों में हवा से हमारी सरहद में घुसते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश करते हैं। लेकिन अब इंद्रजाल रेंजर उनके नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। इंद्रजाल रेंजर जो बना है ये ना केवल सेनाओं के लिए बल्कि होम मिनिस्ट्री के लिए भी कामयाब होगा, क्योंकि एक तो ड्रोन के द्वारा जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं उसके खिलाफ काम करेगा, साथ साथ आजकल ड्रोन्स का इस्तेमाल हथियार डालने में, स्मगलिंग में, नारकोटिक्स में कई किस्म का ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बड़ा जरूरी कि हम अपनी सीमाओं की पेट्रोलिंग काफ़ी मजबूती से करें, इनको ढूंढें, बर्बाद करें। इंद्रजाल रेंजर इस काम में बड़ा माकूल महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एक जगह चलते चलते भी ये ड्रोन को ढूंढ सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, जैम कर सकता है, स्पूफ कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी कि जिसको कह रहे थे आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि सेनाओं की ताकत में, बीएसएफ सीमावर्ती फौजों की ताकत में इजाफा करेगा। कंपनी का दावा है कि इंद्रजाल रेंजर को चलते वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने बताया कि अभी तक जितने भी एंटी ड्रोन सिस्टम हैं, वे सभी स्टैटिक हैं, यानी सैनिक अपने कंधे से लॉन्च करते हैं या फिर व्हीकल माउंटेड है, जिसमें व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के वक्त सिस्टम को बंद करना पड़ता है। लेकिन इंद्रजाल रेंजर को चलते वक्त भी ऑपरेट किया जा सकता है। इंद्रजाल रेंजर को खास तरह से डिजाइन किया गया है। ये बॉर्डर, रोड, नहरों, खेतों, अहम सरकारी ठिकानों और घनी आबादी वाले इलाकों में बिना रुके निगरानी और इंटरसेप्शन कर सके। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम आने वाले समय में भारतीय सुरक्षा बलों को ड्रोन आधारित खतरों से निपटने की नई ताकत देगा। Most of it has shifted from foot soldiers to drones, right? So all the inflow that is coming in at a peace time. So I think war time is one issue, but at a peace time where there is no current wars running, right? There is still substantial amount of contraband and weapons coming into the country, which is a fundamental problem that is going to affect us over time, right? ये पूरी तरह मोबाइल और तैनाती के लिए तैयार एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो दुश्मन ड्रोन को चलते फिरते ही पकड़ने, ट्रैक करने और खत्म करने की क्षमता रखता है। पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तेजी से बढ़ रही स्मगलिंग को देखते हुए इसे खास तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस यूनिट्स के लिए बनाया गया है। भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर ड्रोन के जरिए ड्रग्स, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने इंद्रजाल रेंजर को लॉन्च किया है। ये देश का पहला मोबाइल ड्रोन रोधी गश्ती वाहन है, जिसे विशेष रूप से सीमा पार हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने इंद्रजाल रेंजर के नाम से पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल बनाया है, जो कि बहुत जरूरत है इस समय में सेनाओं की, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं दुनिया में आज जो युद्ध है वो ड्रोन का युद्ध है। लड़ाई पूरी ड्रोन्स के द्वारा हो रही है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, इजराइल हमास हो, इजराइल ईरान हो, सब जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम बड़ा मजबूत है। एक तरफ हम ड्रोन बना रहे हैं जिससे हम अटैक कर सकें, जिसमें हमने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से ड्रोन्स का हम काउंटर कर पाए। लेकिन ज़रूरत है कि उसको लगातार आधुनिक बनाते रहें, और जो ये गाड़ी है ये एक तरह से स्टेशनरी नहीं होकर चलती रह सकती। चलते चलते ये एंटी ड्रोन सिस्टम का काम करेगा, ढूंढेगा, उनको पता लगाएगा और उनको बर्बाद करने में भी सक्षम रहेगा।
रूस यूक्रेन जंग हो या हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब से लेकर रण ऑफ कच्छ तक पाकिस्तान ने हमले के लिए ड्रोन लॉन्च किए थे, उसे देखते हुए एक बड़े बॉर्डर एरिया में काउंटर ड्रोन सिस्टम की जरूरत है। इस तरह के मूविंग काउंटर ड्रोन सिस्टम से सीमावर्ती इलाकों में एक बड़े एरिया को महफूज रखा जा सकता है। सैनिकों की बॉर्डर पेट्रोलिंग की तरह इंद्रजाल रेंजर भी सीमावर्ती इलाकों में गश्त कर सकती है। कंपनी ने बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे महानगरों में स्वार्म ड्रोन अटैक के खतरों से भी सुरक्षित रखने के लिए ऑटोनोमस काउंटर ड्रोन व्हीकल तैयार किए हैं। हाल ही में जिस तरह लाल किले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद कश्मीर के टेररिस्ट डॉक्टर के नेटवर्क का खुलासा हुआ है, उससे साफ है कि आतंकी अब AK-47 हथियारों के साथ साथ हमास स्टाइल में ड्रोन अटैक की साजिश भी रच रहे हैं। ऐसे में इंद्रजाल रेंजर को सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ अलग अलग शहरों की पुलिस के लिए भी तैयार किया जा रहा है, ताकि शहरों को आतंकियों के ड्रोन से सुरक्षित रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट विक्रम-1 का किया अनावरण। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने हैदराबाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां पेलोड को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाने वाले स्काईरूट कंपनी के पहले रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के युवा संस्थापकों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात विशाल युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। नोएडा वासियों को बड़ी सौगात मिली। सीएम योगी ने नोएडा के सेक्टर 50 में बने नए मेदांता अस्पताल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस अस्पताल के शुरू होने से न सिर्फ लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि इससे यूपी में रोजगार के अवसर बने हैं और यूपी में एक बड़ा निवेश हुआ है। इससे पहले सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यहाँ एयरपोर्ट निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से जुड़ा पवित्र गुंडिचा मंदिर एक बार फिर भक्तों के लिए खुलने वाला है। इसे 1 दिसंबर को खोला जाएगा। ये मंदिर पिछले 6 साल से मरम्मत के लिए बंद था। मंदिर प्रशासन की ओर से इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मंदिर हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि सर्दियों में नवम्बर से फरवरी के दौरान ये 1 घंटा पहले शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को 10 रुपए का प्रवेश टिकट लेना होगा। कानपुर की खुशी गुप्ता के लिए सीएम योगी ने मदद का हाथ बढ़ाया। 20 साल की खुशी गुप्ता ना तो बोल सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं, लेकिन सीएम योगी से उसकी एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी को उम्मीदों से भर दिया है। सीएम ने खुद पहल करके खुशी और उसके परिवार से मुलाकात की और न सिर्फ खुशी के कान के इलाज और आगे की पढ़ाई की संपूर्ण व्यवस्था का आश्वासन दिया, बल्कि उसके परिवार से खुशी के भविष्य को संवारने का भी वादा किया। सीएम योगी ने खुशी के बनाए उन चित्रों को भी देखा जिसे दिखाने के लिए वो कानपुर से चुपचाप पैदल ही लखनऊ सीएम आवास के लिए निकल पड़ी थीं, इस जिद के साथ कि सीएम योगी से मिलकर उन्हें ये तस्वीर दिखानी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आज योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में कुबेर और उद्धव को विराजमान करने के बाद जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी के संग जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंची। जोशीमठ पहुंचने के बाद गद्दी को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान करने के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की गई और इसके साथ ही बद्री विशाल की यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। और अब बात चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ की। श्री सावलिया सेठ मंदिर में इस बार छप्पर फाड़ खजाना निकला है। चित्तौड़गढ़ के इस मंदिर में हर महीने चढ़ावे की गिनती करोड़ों रुपए तक पहुंचती है, लेकिन इस बार दीपावली के 2 महीने के बाद दान पेटियां खोली गई, जिनसे छठे चरण की गिनती के बाद अब तक 41 करोड़ रुपए से ज्यादा दान की राशि सामने आ चुकी है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। 19 नवंबर से शुरू हुई गिनती अभी भी जारी है। कहते हैं कि जिन पर श्री सावलिया सेठ की कृपा हो जाए उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती, और शायद इसी आस्था ने इस बार मंदिर में खजाना भर दिया है। श्री सावलिया सेठ ने भक्तों की मुराद पूरी की तो भक्तों ने भी दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाया। चढ़ावे की ये राशि भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों में है।
इस बार भक्तों की ओर से मिले चढ़ावे को गिनने के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत पहली बार मंदिर के सत्संग भवन में गिनती की जा रही है। पुरानी परंपरा के मुताबिक दीपावली से एक दिन पहले आने वाली चतुर्दशी पर दान पेटियां नहीं खोली जाती। इसके बाद अगले महीने अमावस्या से पहले होने वाली चतुर्दशी के दिन भंडार खोला जाता है। हर महीने खोले जाने वाले भंडार को इस बार 2 महीने बाद खोला गया, तो दान में अब तक की रिकॉर्ड राशि मिली। ठाकुर जी की स्थापना का 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। महिमा तब से ही चली आ रही है। मतलब आज 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी भक्ति से उत्पन्न हुए थे यहाँ से 7 किलोमीटर की। तो अब जो पुजारी परिवार के परिषद थे और उनके ऊपर एक भोलेराम जी थे, उनको जो सपने में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी इसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात हैं। तो पूरे भारतवर्ष में कई से भी लोग आते हैं तो अपना साझेदार बनाते हैं। वो तो ठाकुर जी की जिस तरह खाती बढ़ती जा रही है उस हिसाब से ध्यान बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी मनोकामना के अकॉर्डिंग कुछ चीजें सोचता है कि भाई मैं ठाकुर जी के लिए ये करूँगा या आम जन के हिसाब से सभी सोचते हैं। तो वो जब काम पूर्ण हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सब अपने दान पुण्य को पेट में है दक्षिणा में उसमें ला के रखते हैं। खास तौर पर कुछ भी नहीं कहा जाता इसमें। यहाँ पर ठाकुर जी सब चीजें लाते हैं, सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, हर चीज, दान, अनाज सब कुछ हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग सब व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अकॉर्डिंग लाते हैं। आमतौर पर श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने की अमावस तिथि से एक दिन पहले चढ़ावे की गिनती शुरू की जाती है, लेकिन पिछली बार भंडार नहीं खोला गया। इसके चलते दीपावली के 2 महीने बाद 19 नवंबर को भंडार कक्ष खोला गया। बताया जा रहा है कि पहले राउंड में 12 करोड़ 35 लाख, दूसरे में 8 करोड़ 54 लाख और तीसरे में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए की राशि गिनी गई, जबकि चौथे चरण की गिनती में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपए। 5वें राउंड में नोटों की गिनती 40 करोड़ रुपए पार कर गई और छठे चरण में ये धनराशि 41 करोड़ पहुंच गई। छठे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद अब तक 41 करोड़ की दान राशि निकली है। इस चढ़ावे के आंकड़े ने मंदिर के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें 5वें राउंड तक 40 करोड़ की गिनती हो चुकी है एवं बकाया गिनती चल रही है। देश विदेश की करेंसी भी बढ़ रही है। अभी ऑनलाइन व भेंट कक्ष का पैसा भी जोड़ना बाकी है। सोना चांदी हीरे की गिनती होना बाकी है और अभी तक जो सांवलिया सेठ का भंडार है वो पिछले रिकॉर्ड सारे टूट चुके हैं। इसमें लगभग इस बार 50 करोड़ से भी ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि यात्रियों की श्रद्धा सांवरिया जी के प्रति बहुत ज़्यादा है और हर वक्त पैसा बढ़ता ही जा रहा है। सांवरिया जी के भंडार में कभी पैसा कम नहीं हुआ। करीब 200 कर्मियों को नोट गिनने में लगाया गया है और लगातार गिनती के बावजूद दान राशि की पूरी गणना अभी बाकी है। भंडार से निकली नकदी की गिनती के बाद अब कार्यालय, भेंट कक्ष, ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से आए चढ़ावे की गणना होनी है। इसके साथ ही सोना, चांदी, सिक्कों और विदेशी मुद्राओं की छंटनी और तौल बाकी है। श्रद्धालुओं का मानना है कि सांवलिया सेठ की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और कोई इनके दर से खाली नहीं जाता है, जिसके चलते साल दर साल श्री सांवलिया सेठ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और बढ़ रहा है चढ़ावा भी। सांवलिया जी का जो है ये जो पवित्र धाम है, ये हिंदुओं की बहुत पवित्र आस्था का स्थान है और अभी इन दिनों यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी अभी जो है मध्य प्रदेश से, गुजरात से काफी श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और अपनी जो भी मन की भावना होती है वह प्रकट करते हैं और उनका जो भी होता है उसको उनको फल भी मिलता है। तो और दूसरा यहाँ पे है कि जिस तरह से यहाँ पे आसपास में और आसपास के एरिया में इसी तरह से डेवलपमेंट भी हुआ है और दूसरा है कि यहाँ पे चढ़ाव भी जो है, एक समय पे 1 करोड़ 2 करोड़ की राशि बहुत बड़ी मानी जाती थी, आज 40-45 45 करोड़ की राशि निकल रही है और वो सब ऊपर वाले की कृपा है जो इस तरह से एकदम से इनका इतना चमत्कार हुआ है। ये भी एक प्रथा है यहाँ पे कि लोग इनको बिजनेस हो या अपनी कोई परेशानी हो उस पर उनको पार्टनर बनाते हैं, ताकि क्या है कि उनको जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिलता है और लोगों की श्रद्धा है कि ये सब होता भी है उनके साथ। मंदिर सिर्फ स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोगों के लिए भी खास है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं।
व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर करते हैं। लोग मानते हैं कि जो भी मंदिर में खाली हाथ आता है उसे आशीर्वाद से भर देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपने बिजनेस में श्री सांवलिया सेठ को पार्टनर बनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर भक्त की सांवलिया सेठ को उनका हिस्सा अर्पण करने आते हैं। ये भी एक है कि भाई जैसे किसी को 5% 10% का पार्टनर बनाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आके अपने रूप में, जैसे कोई ट्रैक्टर, चांदी का ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, कोई सोने का क्या चढ़ा रहा है, वो उनकी कोई जेसीबी चढ़ा रहा है, कोई गुप्तदान कर रहा है, उस तरह से यहाँ पे चल रहा है। मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंडारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि आखिर में बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 111 अंकों पर चढ़कर 85,720 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 10 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 26,215 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में गिरावट आई। गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 640 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,29,460 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतों में 5100 रुपए की उछाल आई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,68,200 रुपए हो गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 30 पैसे हो गई। महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 20 लाख रुपए रखी गई है। महिंद्रा XEV 9S कंपनी के डेडिकेटेड इनग्लो प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दावा है कि इस एसयूवी की एक बड़ी खासियत इसका केबिन स्पेस भी है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 4 वेरिएंट और 2 बैटरी विकल्प के साथ बाजार में उतारा है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चावल से बनने वाली बेस्ट डिश की। जी हां, खाने पीने की चीजों पर नजर रखने वाली संस्था टेस्ट एटलस ने एक लिस्ट जारी की है। टेस्ट एटलस ने दुनिया की टॉप 50 राइस डिश की लिस्ट जारी की है। नवंबर 2025 की इस लिस्ट में भारत की एकमात्र डिश शामिल की गई है। भारत की प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी को इस लिस्ट में 10वां स्थान मिला है। वहीं जापान की नेगिटोरोडोन को चावल से बनी डिश में पहली रैंकिंग हासिल हुई है। भारत की हैदराबादी बिरयानी अपने बेहतरीन स्वाद की वजह से नॉन-वेज लवर्स में काफी लोकप्रिय है। हैदराबादी बिरयानी को मटन, चावल और मसालों के अनोखे मिश्रण के साथ तैयार किया जाता है। टेस्ट एटलस की लिस्ट में हैदराबादी बिरयानी को शामिल किए जाने पर हमने इस डिश को बनाने और पसंद करने वाले लोगों से बात की और उनकी राय जानी। टेस्ट एटलस की नई लिस्ट में हैदराबादी बिरयानी को दुनिया की 10 राइस डिशेस में जगह मिली है। तो सोचिए भारत की हैदराबादी बिरयानी ने किस तरीके से अपना परचम लहराया है। लेकिन क्यों है इतनी खास भारत की हैदराबादी बिरयानी, जो उसने इस मुकाम पर अपनी जगह जो है वो बनाई है। लोगों से पूछते हैं कि ऐसा क्या स्वाद है जो उसको अपनी ओर खींचता है। आई थिंक इट्स अ इमोशन, क्योंकि बिरयानी हैदराबादी जो है, जैसे कि हम लोग उसे टेस्ट करते हैं तो उसमें मसाले का एक अलग ही जायका है। और भारत में जो हैदराबाद से ट्रेंड चला है, इसके रिगार्डिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिरयानी एक इमोशन है सबके लिए। और आप यकीन करिएगा कि बिरयानी वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस राइट नाउ, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी में एक अलग नज़ाकत है। जिस तरीके से उसको भारत देश में बनाया जाता है, तो वो काफ़ी ही, हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमारे भारत की सबसे बेहतरीन चीज़ है, जिसे लोग काफ़ी ज़्यादातर पसंद करते हैं। और मतलब खाने के बाद उनको लगता है कि इसमें जो मसाले का कॉम्बिनेशन किया जाता है ना, वो काफ़ी ही अच्छा और काफ़ी ही बेहतर है। आपको क्या लगता है कि हैदराबादी बिरयानी को तो जगह मिली है, लेकिन कोई और भी बिरयानी इस जगह पर हो सकती थी? हो सकती थी, बट जो इसका टेस्ट दिया गया है ना, अब आप ये देखिए कि हम खुद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से यहाँ बिरयानी खाने आते हैं हैदराबादी। और जो हैदराबादी बिरयानी, इसका जो टेस्ट, इसका जो मसाले, इसकी जो नज़ाकत, और जो बनाने वाले के अभी उसके हाथ में भी अल्लाह ने इतना दिया है कि वो इतनी अच्छे से बनाता, तो हैदराबाद इज द बेस्ट बिरयानी। इधर का हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छा है, मस्त है, खाने में एकदम टेस्ट लगे।
खाने में अच्छा है। हाँ। कैसा लग रहा है? आप भी अभी खा ही रहे हैं। हाँ सुपर है। टॉप 10 में जगह आ गई है, ठीक है, लेकिन इसको मेरा मानना तो ये इसको टॉप 1 में आना चाहिए था, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी बेस्ट है। इसका जैसा टेस्ट कहीं नहीं है। इसको टॉप 10 में जगह मिली है, चलो अच्छी बात है, हमें सुनकर अच्छा लगा। टॉप 10 में जगह मिली है हैदराबादी बिरयानी को। आप बनाते हो हैदराबादी बिरयानी, इतने किलो में बनाते हो, रोज बनाते हो, ऐसा क्या स्वाद है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और इसको 10वें नंबर पे दुनिया की चावल की बनी डिशेस में इसको 10वें नंबर पे जगह मिली है? ये 10वें नंबर पर इसको जो जगह मिली है ये गलत जगह मिली है। इसको पहले नंबर पे होना चाहिए था हैदराबादी बिरयानी को। इसकी खासियत ये है इसके मसाले और इसका दम, जो इसका पकाने का तरीका है, ये इसको ख़ास बनाता है। और मैं खुद पकाता हूँ और दिन की अच्छी खासी बिरयानी बिकती है और दिल्ली में तो हर जगह ही ये हैदराबादी बिरयानी चल रही है। पकाया जाता है? इसका प्रोसेस होता है मैम पूरा 1 घंटे का होता है मैक्सिमम, जिसमें चावल भी बॉईल होते हैं, चिकन अलग होता है, पूरे 2 चूल्हों पे ये अलग अलग से पकती है। असली स्वाद होता है अपने हाथ के पिसे हुए मसालों में, जो कि दिल्ली के बहुत फेमस है। बिना दावे वाली संपत्तियों के लिए सरकार जल्द लाएगी इंटीग्रेटेड पोर्टल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल का लिए। अगर आपका कोई पैसा बैंक में किसी पुरानी बीमा पॉलिसी में, शेयर में या पेंशन स्कीम में फंसा हुआ है और आप उसे क्लेम नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल वित्त मंत्रालय जल्द ही एक खास एकीकृत पोर्टल लाने की तैयारी कर रहा है। इस पोर्टल पर आप एक ही जगह पर अपनी सभी बिना क्लेम वाली संपत्तियों का पता लगा सकेंगे। इससे उन्हें वापस पाने का प्रोसेस आसान हो जाएगा। वित्त मंत्रालय आरबीआई के साथ मिलकर ये इंटीग्रेटेड पोर्टल बना रहा है। नथिंग ने भारत में अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन 3A Lite लॉन्च कर दिया। इसमें 6.77 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 चिपसेट दिया गया है और रैम 8 GB है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 21,000 रुपए रखी गई है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। दृढ़ इच्छा शक्ति हो अगर तो बाधाओं के बावजूद सफलता हासिल होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है यूपी के बुलंदशहर के इंटर कॉलेज के एक छात्र ने। बिना किसी फॉर्मल रोबोटिक एजुकेशन के ही उसने ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जो शिक्षा में बच्चों के लिए मददगार साबित हो। रोबोट में किसने बनाया है? मुझे आदित्य ने इन्वेंट किया है। मैं आपको स्कूल में पढ़ाती हूँ। शिवचरण इंटर कॉलेज बुलंदशहर में पढ़ाती हूँ। ये है सोफिया मैम, बच्चे जिन्हें सोफी मैम कहकर बुलाते हैं, जो चलकर आती हैं, बच्चों की क्लास लेती हैं और उनके सवालों का जवाब भी देती हैं और उनसे हाथ भी मिलाती हैं। दरअसल ये एक रोबोट है जिसे यूपी के बुलंदशहर के एक सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के छात्र ने तैयार किया है। खास बात यह है कि जिस छात्र ने इसे बनाया है उसने कहीं से रोबोटिक का कोई कोर्स नहीं किया है। बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के उसने वो रोबोट बना दिया जो एक टीचर की भूमिका में है। अब इसके निर्माता का नाम भी सोफिया मैम से ही जान लीजिए। किसने बनाया है? मुझे आदित्य ने इन्वेंट किया है। क्या आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहेंगे बच्चों? अब इस रोबोट को तैयार करने वाले आदित्य से भी मिल लीजिए। यही वो स्टूडेंट है जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस इंटर कॉलेज में छुट्टी होने पर जब बच्चे अपने घर की ओर चल देते थे तो आदित्य यहाँ पर अपनी रोबोटिक सोच को आकार देने में जुटे रहते थे, जिसका नतीजा इस रोबोट के रूप में सामने आया, जिसमें बच्चों को पढ़ाने की क्षमता है। तो क्लासरूम में हम हैं और यूं कहिए कि सोफी मैम की क्लास में हम हैं। सोफी मैम यहाँ पर हैं, अभी भी क्लास खत्म हुई है और सोफी मैम के इन्वेंटर आदित्य भी मेरे साथ खड़े हैं। सिर्फ 12th क्लास में है, अभी 12th के एग्जाम्स ये देंगे, लेकिन उसके पहले ही इस तरह से एक रोबोट टीचर आदित्य ने तैयार कर दिया है। बड़ी बात ये भी कि रोबोटिक की कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग या पढ़ाई अभी तक आदित्य ने नहीं की है। आदित्य, कैसे आइडिया आया कि इस तरह का एक टीचर बनाया जाए? जी सर, जब 8-10 साल पहले हमारे चाचा जी जो बीटेक कर रहे थे तो हम गांव में रहते थे, तो हमारे सामने रोबोट वगैरह बनाते थे छोटे छोटे।
तो उस टाइम पे हमको पता लगा कि रोबोट नाम की कोई चीज़ होती है। तो उस टाइम पे तो हमने सोचा नहीं था ऐसे बनाएंगे ऐसा कुछ। फिर आती है रोबोट मूवी। हमने रोबोट मूवी में देखा कि डॉक्टर वशीकरण वगैरह ने उन्होंने रोबोट बनाया था। वहाँ से हमको एक आइडिया कि हम भी एक रोबोट बनाएंगे। फिर धीरे धीरे हमको एक केरल में रोबोट बनी थी जो इंडिया की फर्स्ट है। हमने वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन ली, तो फिर हमने सोचा कि हम भी बनाते हैं अपने स्टेट में। तो हमने फिर अपने रोबोटिक्स पे वर्क किया। 5-6 साल से हम रोबोटिक्स पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे कोई सपोर्ट वगैरह है नहीं कहीं से, तो हम दोस्तों से पैसे उधार लेकर, मम्मी पापा से लेकर पैसे, तो हमने इस पे वर्क स्टार्ट किया। बचपन में अपने चाचा को छोटे मोटे रोबोट बनाते देखकर आदित्य की दिलचस्पी भी उसमें जग गई। उनसे जो कुछ सीखा उसे आजमाना शुरू कर दिया। आदित्य के मुताबिक इन्होंने अब तक कई रोबोट बनाए हैं। इसी दौरान इन्होंने ये नोटिस किया कि किसी दिन किसी टीचर के नहीं आने से बच्चों को पीरियड का नुकसान होता है, तो क्यों ना ऐसा भी रोबोट बनाया जाए जिससे इस समस्या का हल हो। और फिर अपने कौशल से इस रोबोटिक टीचर को तैयार किया। सर हम बोले तो बचपन से ही हमें मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। हमने इससे पहले भी काफ़ी रोबोट्स वगैरह बनाए हैं और काफ़ी मॉडल्स बनाए हैं जो कि आज तक शायद दुनिया में बने भी नहीं। हमने ऐसे मॉडल्स बनाए हैं। 3-4 साल से एग्जीबिशंस को विजिट कर रहे हैं। हमारे पास 30 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं। हम 3 बार स्टेट चैम्पियन, 4 बार मंडल और लगभग 7 से 8 बार अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर चुके हैं। सर हम अगर अपना ड्रीम बताएं तो सर हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। स्पेस एजेंसी के साथ हम वर्क करना चाहते हैं। आदित्य के घर की आर्थिक स्थिति भले ही मजबूत नहीं है, लेकिन हौसले एकदम बुलंद हैं। आत्मविश्वास ऐसा कि अगर सरकारी स्तर पर मदद मिले तो दावा है कि ऐसा रोबोट तैयार कर देंगे कि शायद ही देश में वैसा रोबोट हो। आदित्य के पिता कंपाउंडर हैं, 15,000 की सैलरी है, मां गृहिणी है। ऐसे में रोबोट्स के निर्माण पर होने वाला खर्च एक बड़ी परेशानी है। इस रोबोटिक टीचर को तैयार करने के लिए आदित्य ने दोस्तों से पैसों की मदद ली, लेकिन इनकी सोच बड़ी है। ये ऐसे रोबोट के जरिए गांव देहात के उन स्कूल और उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आदित्य अपनी प्रतिभा से अपने स्कूल में अपने और अपने से छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। अभिषेक, सोफी मैम ठीक लगी आपको? अच्छा पढ़ाती हैं? यस सर। सर सोफी मैम एक डाउट्स क्लियर करवाती हैं सर। अच्छा, जैसे कोई बताओ। सर कोशिका क्या है सर, इसने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करा। क्या क्वेश्चन क्या था? सर कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? अच्छा, तो बताया उन्होंने अच्छे से। यस सर। तो लगता है कि जब टीचर्स ना आए तो कम से कम ये आके कुछ ना कुछ तो हमें पढ़ा ही पाएंगे। बिल्कुल सर। सर ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं सर, बिल्कुल पढ़ा सकती हैं ये। और तुम्हें लगता है कि कभी ऐसा तुम भी कुछ बनाओ, तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिलती है ऐसा देख के? यस सर। सर बहुत आते हैं। यस सर, तब बनाएंगे सर। एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश रखने वाले आदित्य का दावा है कि सोफिया देश की दूसरी रोबोटिक टीचर है। इनका कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी लैब होनी चाहिए जहां अमीर हो या गरीब, हर बच्चा रिसर्च कर खास तरह के प्रयोग कर सके। लेकिन 2 चीजें हैं। एक, जहां पर टीचर्स नहीं पहुंच पाते, जिन स्कूल तक, जिन क्लासेस तक, वहां तक ये रोबोट पहुंचे। दूसरा इसका बड़ा फायदा ये है कि जिस जगहों पर, जैसे हम गांव की बात करें, छोटे छोटे कस्बों की बात करें, जहां पर बच्चे अभी एआई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, अगर वहां इस तरह के एआई रोबोट पहुंचेंगे, एआई टीचर्स पहुंचेंगे, तो वहां के बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस दिशा में कम से कम सोचना शुरू करें। आदित्य खुद भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं जहां पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन यहां से निकलकर आदित्य अपने आप में कई बच्चों को प्रेरणा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन नासिर खान के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, बुलंदशहर। प्रधानमंत्री मोदी कल गोवा जाएंगे। यहाँ वो श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें स्थापना वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वो यहाँ भगवान राम की 70 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी उसका अनावरण करेंगे। भगवान श्री राम की इस भव्य कांस्य प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार करने वाले मूर्तिकार अनिल राम सुतार ने बनाया है। दावा है कि ये भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है इस मूर्ति की खासियत, हमें बता रहे हैं खुद अनिल राम सुतार, जिन्होंने ये प्रतिमा बनाई है।
ये जो स्टैचू है हमने नोएडा में बनाया है। इसकी ऊंचाई जो है ये 65 फुट की मूर्ति है, नीचे 12 फुट का पेडेस्टल है और एक कांसे में बनाई है हमने, जिसमें जिसको LTV2 भी कहते हैं। 85% कॉपर होता है, 5% टिन होता है, 5% जिंक होता है, 5% लेड होता है, उस धातु से बनाई है। यहाँ स्वामी जी हैं जिनका यहाँ मठ है, तो उन्होंने हमारे बारे में सुना कि हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और उसके हिसाब से उन्होंने हमें अप्रोच किया। यहाँ के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसी मूर्ति बनानी है। तो हमने जो बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, हैदराबाद में है, स्टैचू यूनिटी है, ये सब उन्होंने देखी थी, तो हमें इनवाइट किया कि आप हमारे लिए मूर्ति बनाइए। तो हमने अलग अलग मॉडल बनाए उनके लिए और फिर बाद में उन्होंने सिलेक्ट किया एक मॉडल, जिसके हिसाब से फिर ये फाइनली मूर्ति तय हुई और इसको बड़ा किया गया। फिर दो अलग अलग टाइप के मॉडल बनाए हमने, फिर उसमें से एक सिलेक्ट हुआ कि उनके हिसाब से क्या क्या ऑर्नामेंट्स होने चाहिए, कुछ डिटेल्स और उन्होंने बताई, एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, वो सब बताने के बाद फिर हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके वो अप्रूव किया। अप्रूव होने के बाद फिर हमने बड़ा शुरू किया। इसके अंदर जो कपड़ों का जो पहनावा है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत लचकीलापन है, एकदम नेचुरल जो दिखते हैं वो हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आया वो है आँखें और चेहरा, जिसके अंदर लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं अभी भी कि इतना बढ़िया चेहरा आपने बनाया जिसके अंदर मुस्कान है और आंखों में जो डेप्थ दी हुई है वो लोगों को बहुत पसंद आई। ऑर्नामेंट्स जो राम जी को पहनाए जाते हैं वो स्वामी जी ने हमें बताए और फिर वो हमने इसके अंदर डाले। उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाए, जो ऑर्नामेंट्स चाहिए होते हैं जैसे होने चाहिए वो दिखाए। और उन्हें फिर जब हमने 1:1 स्केल में जब हमने स्टैचू बनाए तब भी आके देखे उन्होंने, और अप्रूवल के बाद फिर हमने ढलाई करके पूरी स्टैचू बनाई हमने। प्रधानमंत्री मोदी से मिली वर्ल्ड चैंपियन विमेंस ब्लाइंड टीम। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वर्ल्ड चैंपियन विमेंस ब्लाइंड टीम ट्रॉफी लेकर दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची। खिलाड़ियों ने मिलकर पीएम मोदी को साइन बैट गिफ्ट किया, तो टीम से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बॉल पर साइन किए। उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई और विश्व कप विजेता इस टीम के खिलाड़ियों को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा भी कराया। विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा पर सबसे बड़ी बोली लगी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन किया। इसी के साथ दीप्ति स्मृति मंधाना के बाद WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी प्लेयर बन गई। दीप्ति का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। दिल्ली ने उनकी कीमत बढ़ाकर 3 करोड़ 20 लाख रुपए कर दी। यूपी ने उन पर RTM यानी राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया और इस प्राइस को मैच करते हुए दीप्ति को टीम में शामिल कर लिया गया। विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण नवी मुंबई और वडोदरा में होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी घोषणा की है। 9 जनवरी से शुरू होने वाली ये लीग 5 फरवरी को वडोदरा में होने वाले फाइनल के साथ समाप्त होगी। टूर्नामेंट का पहला चरण नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा। उसके बाद मुकाबले वडोदरा में होंगे। WPL के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस मौजूदा चैंपियन है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।